नेक्स्ट चैप्टर है ऑसिलेशंस। इस चैप्टर में ऑसिलेटरी मोशन डिस्कस होना है। व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन? इट इज टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए पॉइंट। और जैसे हम ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दो चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो किसी एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ट्रांसलेट होते रहना टू एंड फ्रो अबाउट ए पॉइंट, तो ये ट्रांसलेटरी ऑसिलेशन है। बट ऐसा ही कोई स्पिन है किसी एक्सिस के अबाउट, और ये रोटेशन वाइज ऑसिलेशन होते रहना अबाउट ए मीन पोजीशन अबाउट ए पॉइंट, दैट इज द एंगुलर ऑसिलेशंस। तो ऑसिलेटरी मोशन में जैसे ये एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन को ऑलवेज आप एक्स वाई जेड कोई नाम दे सकते हैं। सो लेट अस कॉल इट एक्स एक्सिस। तो उसमें ये कोई पॉइंट है, सपोज लेट अस डिनोट इट एज एक्स इक्वल टू 0। तो इस के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन का मीनिंग, इस पॉइंट से यहाँ कोई एक एक्सट्रीम है, वहाँ तक जाना, फिर वापस, और जितना यहाँ जाना उतना ही एक्सट्रीम यहाँ जाना, फिर वापस, और इस तरह से बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स ऑसिलेशन होते रहना। इन दोनों एक्सट्रीम्स का जो मिड है, दैट इज़ द पॉइंट जिसके अबाउट टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। तो ये इस पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन से ऑन आइदर साइड जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड, denoted as A. So this is plus A. 0 plus A means its x is plus A, and this point x is minus A. तो ये ऑसिलेटरी मोशन, जिसमें क्योंकि वो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर रिपीट होती है, सो इट इज पीरियोडिक मोशन। इस 0 से यहाँ जाना, फिर वापस आना, फिर यहाँ जाना, फिर आना, दिस इज़ वन ऑसिलेशन, क्योंकि उसके बाद फिर रिपीट होना है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से यहाँ गए, फिर वापस आए, तो ये इसके बाद रिपीटिशन होना है। ठीक है, तो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, दैट इज़ नोन एज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। हर ऑसिलेशन को फिर उतना ही टाइम लगता है। सो एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इट रिपीट्स इटसेल्फ, और वो जो इंटरवल ऑफ टाइम है, दैट इज़ नोन एज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो ये एक बेसिक सी बात जिसमें ऑसिलेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। जो ट्रांसलेशन है ऐसा ही रोटेशन में हो जाएगा। रोटेशन में ये डिस्प्लेसमेंट लीनियर ना हो करके एंगुलर हो जाएगा। एक पेंडुलम का ऑसिलेशन इन दी वर्टिकल प्लेन, ये एंगुलर ऑसिलेशन है, क्योंकि वो थ्रेड विद बॉब एक एंगल वाइज एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। ठीक है, तो वैसा भी ऑसिलेशन हो सकता है। वहाँ खाली इतना ही है कि जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम एक्स बोलते हैं, वहाँ हम थीटा बोलेंगे, और वो भी पीरियोडिक है। वो भी दो एक्सट्रीम्स के बीच में ही रोटेशन वाइज जो है ऑसिलेशन हो रहा है। तो दोनों टाइप हो सकते हैं। तो हम एक डिस्कस करेंगे, और वही बात सारी रोटेशन पर भी अप्लाई हो जा रही है। और नेक्स्ट ऐसा पॉइंट समझना है कि ऑसिलेट करते हुए ऑब्जेक्ट के लिए उसका जो एक्स है, जैसे हमने मीन पोजीशन 0 मान लिया, एक्स डिनोट किया, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये डिस्प्लेसमेंट विद टाइम चेंज होता रहता है, पहले ऑन द पॉजिटिव साइड, देन ऑन द नेगेटिव साइड, और फिर ये रिपीट करता है बार बार।
तो ये डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्रेस करना, कोई मैथमेटिकल एक फंक्शन बनाना, ये नीड है। कोई भी केस हमने 1 डायमेंशन पढ़ा है, 2 डायमेंशन भी पढ़ा है, तो हर केस में जो पोजीशन का चेंज विद टाइम है उसके लिए कोई मैथमेटिकल इक्वेशन तो है ना हमारे पास। 1 डायमेंशन में इट इज़ ओनली एक्स, 2 डायमेंशन में एक्स एंड वाई आर देयर, 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड, तीनों को ही एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन विद टाइम उसका वेरिएशन हो रहा है, सो मैथमेटिकल कोई एक्सप्रेशन तो चाहिए। ऑसिलेटरी मोशन में क्योंकि सेम वैल्यू ऑफ एक्स बार बार रिपीट होती है, देखो टाइम तो हमेशा बढ़ता ही जाएगा ना। आपने स्टॉप वॉच ऑन किया हुआ है तो टाइम इज़ इंक्रीजिंग, T0, T1, 2, 3, 4, 5, लेकिन रिपीट होना है बार बार। यानी हो सकता है जो पोजीशन किसी टी पर है, कुछ टाइम के बाद फिर वही पोजीशन होनी है, कुछ टाइम के बाद फिर वही पोजीशन होनी है, बार बार होनी है। तो वो जो फंक्शन होगा वो इस सारी बात को अकाउंट फॉर करेगा, कवर करेगा। ऐसा फंक्शन होना चाहिए, ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाने के लिए हम, जैसे ये एक पीरियोडिक मोशन है, तो हम एक मॉडल इमेजिन करते हैं। जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो भी एक पीरियोडिक मोशन है। और अगर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओमेगा है तो वो ओमेगा कांस्टेंट है। तो उस ओमेगा के लिए, एंगुलर वेलोसिटी के लिए आपके पास ये सेंटर और ये जो डायमीटर है, पार्टिकल अगर इस तरह से सर्कल फॉलो करता हो विद कांस्टेंट ओमेगा, जस्ट इमेजिन द केस, तो उस पार्टिकल ये x0 है, जैसे इसको हम xy प्लेन मान लो, तो पार्टिकल का x भी चेंजिंग हो जाएगा विद टाइम, y भी चेंजिंग हो जाएगा विद टाइम। तो इस सर्कल ये फॉलो करता जा रहा है। सर्कल फॉलो करते हुए पार्टिकल के x कोऑर्डिनेट को देखो, तो जब ये यहाँ था तो x0 था, और यहाँ चलता गया तो x बढ़ता गया, ये यहाँ पहुँच गया, x की एक्सट्रीम वैल्यू आ गई इक्वल टू रेडियस। फिर जब वापस आया तो x कोऑर्डिनेट वापस आ रहा है इधर, ये यहाँ मूव कर रहा है और x यहाँ आ रहा है। ऐसे ही ये यहाँ मूव करेगा तो x यहाँ जाएगा, -a -r, और फिर यहाँ चलेगा तो वापस आएगा। तो ये सर्कल बार बार फॉलो होता रहे और x इस तरह से, x जो भी एक वैल्यू है उसकी वैल्यू 0 to +r to 0, 0 to -r to 0, ये बार बार रिपीट होती रहेगी। ये एक सर्कल कंप्लीट होगा, यहाँ एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। यानी इस ओमेगा टाइम पीरियड t जो है वो टाइम पीरियड t, इट इज 2π/ω। तो इस मॉडल की हेल्प से इस केस में x के लिए जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? देखो यहाँ किसी भी t पर जो एंगल रोटेट हो गया, मान लो t0 हमने ये पोजीशन लिया था जिस समय x0 था, और उसके बाद ये यहाँ चलते हुए थीटा एंगल कवर हुआ, तो x ये वैल्यू, ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। लेट अस सपोज जो रेडियस है, जैसे यहाँ एम्पलीट्यूड a नाम दिया, तो यहाँ भी रेडियस को a मान लेते हैं ताकि x की मैक्सिमम वैल्यू a बने। तो रेडियस अगर a है तो इस फिगर से आप देखें तो ये जो x है ये आपके पास रेडियस a, इस राइट एंगल ट्राइंगल में a साइन थीटा है। x इज a साइन थीटा। If omega is constant, then theta
थीटा कवर्ड इन टाइम t, ये होगा ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इज कांस्टेंट, ओमेगा इंटू टी, यानी ये हम x लिख सकते हैं a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी। अब यहाँ t पुट करेंगे तो हमें उस t का x आ जाएगा। ये पीरियोडिक फंक्शन है, साइन थीटा की वैल्यू +1 और -1 के बीच में वेरी होती रहेगी। एंगल जैसे जैसे 2 पाई यानी 1 रिवॉल्यूशन से बढ़ेगा, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में समझा हुआ है कि वो 2 पाई प्लस थीटा तो फिर थीटा ही हो जाता है। तो ये फंक्शन इस सारे केस को रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन जैसे आप ये फंक्शन लिखते हैं तो सर्कल में जो ओमेगा टी था वो एक एंगल था, थीटा था। तो ऑसिलेशन को इससे रिप्रेजेंट किया, तो इसको रिप्रेजेंट करते हुए ओमेगा टी क्या है, तो इसके लिए एक नेम बना दिया, फेज ऑफ ऑसिलेशन। क्योंकि देखो सर्कल का हमने एग्जांपल लिया हुआ, एक मॉडल इमेजिन किया हुआ, हमारा एम ऑसिलेशन को डिस्कस करना है। तो कोई भी चीज़ ऑसिलेट हो रही है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एक सर्कल इमेजिन करके, क्योंकि सर्कल पीरियोडिक मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कल, और उसका एक्स का वेरिएशन ये फंक्शन फॉलो करता है, तो ये फंक्शन हम किसी ऑसिलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उस ऑसिलेशन में ये ओमेगा क्या होगा, तो आंसर है कि ओमेगा उसके टाइम पीरियड से आएगा। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड। ऑसिलेशन का तो टाइम पीरियड फिक्स है ना, यहाँ ऑसिलेशन डिस्कस किया, जो भी ऑसिलेशन हो रहा है उसका एक टाइम पीरियड है। अब रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लिखना है x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। नाउ व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, एंड व्हाट इज स्मॉल t? इट इज एन इंस्टेंट। t 0 पे x 0 था, और इस तरह से ये एंगल की टर्म्स में x आता रहेगा। लेकिन वो जो एंगल ओमेगा टी डिफाइन होगा, क्योंकि यहाँ तो कोई सर्कल तो है नहीं, तो दैट ओमेगा टी इज नोन एज फेज। एक टर्म है दिस ओमेगा टी इन केस ऑफ ऑसिलेशन, ये x रिप्रेजेंट होता है a साइन ओमेगा टी, एंड ओमेगा टी इज नोन एज फेज। लेकिन इसी के साथ ये बात भी समझनी है कि अगर x फंक्शन आ गया तो x का d बाई डी टी गिव्स यू इंस्टेंटेनियस v, और v का d बाई डी टी गिव्स यू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एक बात समझें, एक तो हमें ऑसिलेशन का जो भी केस हम इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं, वो सब ऑसिलेटरी मोशन वो केसेस हैं जैसे नेचर में कोई ऑब्जेक्ट अंडर वेरियस फोर्सेस स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो। जैसे हमने ग्रेविटेशन चैप्टर किया है, वहाँ ऐसा किया है कि अगर एक रिंग है तो रिंग के सेंटर पर कोई पार्टिकल m है तो वो इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि उस पर पूरे रिंग का नेट फोर्स 0 है। लेकिन अगर उस पार्टिकल को हम अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग डिस्प्लेस करके छोड़ दें, तो जैसे ही आप उसको एक डिस्टेंस पे छोड़ते हैं तो वापस वो सेंटर की तरफ जाता है, क्योंकि सेंटर पर जो उसका इक्विलिब्रियम था वो स्टेबल था। तो वापस जाता है, तो वापस जाते हुए वो स्पीड गेन कर लेता है, तो सेंटर पर रुक नहीं पाता है, क्रॉस हो जाता है। जैसे ही क्रॉस होता है तो फिर रिंग वापस पुल करता है उसको। सो इट स्टार्ट्स, उसको डिस्टर्ब करके छोड़ेंगे ना, तो इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग अलोंग द एक्सिस विथ सेंटर ऑफ रिंग एज मीन पोजिशन। तो ये क्या केस है? ये वो केस है जहाँ वो पार्टिकल प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, और हमने उसको अलोंग द एक्सिस डिस्टर्ब किया और रिलीज़ किया, तो ये उस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट होने लगा। तो हर ऑसिलेटरी मोशन जो हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास हमारे टॉपिक के अंडर आने वाली बात है, वो ऐसा ही है कि जो पार्टिकल ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, उस पार्टिकल के लिए जो मीन पोजीशन है वो ऐसी पोजीशन थी जहाँ वो पार्टिकल अगर रेस्ट में छोड़ा जाता तो वो उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम था।
वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रेस्ट में है, आपने उसको डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, देन इट इज़ ऑसिलेटिंग। जैसे एक पेंडुलम अपनी लोएस्ट पोजीशन पर वो आप छोड़ दीजिए, इट इज़ एनीथिंग विच इज सस्पेंडेड इज एट रेस्ट। वो कब ऑसिलेट करती है? जब आप उसको एक साइड पे ले जाते हो और छोड़ देते हो। अब क्योंकि उसकी जो पोजीशन थी ओरिजिनली जहाँ से आपने उसको डिस्टर्ब किया वो स्टेबल इक्विलिब्रियम थी, तो जैसे ही आपने उसको डिस्टर्ब करना है तो वहाँ पर डिस्टर्ब्ड पोजीशन पर जो उसकी मीन पोजीशन है वो तो इक्विलिब्रियम है, वहाँ तो एफ नेट ज़ीरो है, लेकिन उससे हटते हो तो एफ पिक्चर में आ जाता है और एफ की डायरेक्शन टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, चाहे आप इधर जाएं चाहे आप इधर जाएं, जिसकी वजह से वो उस डिस्प्लेसमेंट पर रह नहीं पाता है, वापस आता है, स्पीड गेन कर लेता है, फिर क्रॉस हो जाता है, एंड दिस ऑसिलेटरी मोशन गोज ऑन। तो हर ऑसिलेटरी मोशन जो हमें डिस्कस करना है वैसा केस है जिसमें मीन पोजीशन पर तो एफ ज़ीरो है, लेकिन मीन पोजीशन से हम किधर भी होंगे तो एफ होगा। दैट एफ इज़ नोन एज एफ रिस्टोरिंग, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिस्टोर कराने की टेंडेंसी रखती है। सो फॉर एनी ऑसिलेटरी मोशन इट इज़ मस्ट दैट देर इज़ ए एफ रिस्टोरिंग। एफ रिस्टोरिंग हमेशा, रिस्टोरिंग वर्ड समझना है, आप मीन पोजीशन से पॉजिटिव साइड में हो तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव साइड में होगी। आप नेगेटिव साइड में हो तो रिस्टोरिंग फोर्स पॉजिटिव साइड में होगी। रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हर ऑसिलेटरी मोशन में। मतलब ये कंडीशन हो गई हमारे पास कि किसी भी ऑसिलेटरी मोशन में मीन पोजीशन पर देयर इज नो एफ, बट मीन पोजीशन से हम किसी भी एक्स पर होंगे, प्लस होंगे माइनस होंगे, फोर्स होगी, और उस फोर्स की डायरेक्शन हमारे उस एक्स की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। अगर एक्स की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव होगी, एक्स की डायरेक्शन नेगेटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो जब फोर्स होना है तो मतलब एक्सेलरेशन होना है, यानी आपके पास जो ऑसिलेटरी मोशन होनी है उसमें किसी भी एक्स पर एक्सेलरेशन होना है, तो आपके पोजीशन टाइम फंक्शन से भी तो एक्सेलरेशन बनना है। एक्स को डिफरेंट करेंगे वी आएगा, वी को डिफरेंट करेंगे ए आएगा, तो वो एक्सेलरेशन अगर हम इसको फंक्शन मान रहे हैं कि दिस इज द फंक्शन यूज्ड टू रिप्रेजेंट दिस ऑसिलेटरी मोशन, तो इस फंक्शन में एक्सेलरेशन क्या बनता है वो अगर हम इसको बनाएं तो ओमेगा एक कांस्टेंट है यहाँ पर, तो x इज a साइन ओमेगा टी, डिफरेंशिएशन आपको आता है साइन कांस्टेंट t है, यानी अगर मैं dx बाई डी टी लिखूं तो a साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, बट साथ में मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी, एंड डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी इज ओमेगा, तो मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, सो इट बिकम्स v a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और इस v को फिर डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन इट इज a ओमेगा, तो कांस्टेंट बाहर रखूं, कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी होल मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी विच इज ओमेगा, तो ये आपके पास डी वी बाई डी टी जो कि एक्सेलरेशन है वो आ रहा है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ना ए साइन ओमेगा टी इज एक्स, तो यहाँ पर ए साइन ओमेगा टी को एक्स से रिप्लेस कर दो तो ये आ रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये बात तो ठीक है कि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव ऑफ एक्स, सो व्हेन एक्स इज पॉजिटिव acceleration is negative, when acceleration x is negative acceleration is positive, तो वो बात तो हमें रिक्वायर्ड थी, वो बात यहाँ आ रही है। और यहाँ से अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स एफ एम डी वी बाई डी टी, तो ये यहाँ पुट कर दें तो एफ इज
माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये एफ रिस्टोरिंग बोला जाता है, जिसमें जो एम ओमेगा स्क्वायर पार्ट है, कोई भी ऑसिलेशन का केस जब डिस्कस होगा तो मास ऑफ द पार्टिकल तो फिक्स है और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी फिक्स है, यानी ओमेगा भी फिक्स है. सो एम ओमेगा स्क्वायर इज ए कांस्टेंट and known as force constant or spring constant, force constant or spring constant of oscillator. एक नेम गिवन है and it is denoted by K. यानी F restoring is minus kx and k is m omega square. तो यहां से एक फर्दर पॉइंट कि x इक्वल टू a sin ओमेगा t फंक्शन उन्हीं ऑसिलेशंस के लिए यूज हो सकता है जिन ऑसिलेशंस में जो f रिस्टोरिंग है, जब हम चेक करने जाएं तो एफ रिस्टोरिंग का एक्सप्रेशन ऐसा आना चाहिए, यानी फोर्स रिस्टोरिंग का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए. देखो ऑसिलेटरी मोशन में हमने पहले डिस्कस किया कि कंडीशन सिर्फ ये है कि मीन पोजीशन पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए और मीन पोजीशन से हटेंगे तो एफ रिस्टोरिंग होनी चाहिए. लेकिन एफ रिस्टोरिंग का मैग्नीट्यूड उस एक्स के साथ कैसे रिलेटेड होगा ये तो कोई कंडीशन नहीं थी. एफ रिस्टोरिंग होना चाहिए और वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन होना चाहिए और उस एफ की वैल्यू एक्स जीरो पे जीरो होनी चाहिए. ये बात थी हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन. लेकिन उसमें फर्दर एक केस बन रहा है जिसमें जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो तो ही उसके x को साइन फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. साइन फंक्शन को मैथ्स में बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शन. तो ऑसिलेटरी मोशन, दैट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच एफ रिस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM. तो x इक्वल टू a साइन ओमेगा t रिप्रेजेंट्स SHM. हर ऑसिलेशन SHM नहीं होता है, हमें ये बात अच्छे से समझनी है. देखो ये सारी बात जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, फिज़िक्स में स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस कहीं भी बन सकता है. हम लॉज ऑफ मोशन में फोर्सेस पढ़ा, ग्रेविटेशन पढ़ा, जो भी सब पढ़ते आए हैं अब तक, उसमें कहीं से भी कोई केस बना करके आपको ये पूछा जाता है कि आप बताएं कि ये पोजीशन इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की है, डिस्टर्ब करे तो ऑसिलेट होता है, आप ये चेक करें कि ऑसिलेशन SHM है या नहीं है. तो उसका चेक यही है, आपने जिस भी डिस्प्लेस्ड पोजीशन एट एनी एक्स पर जो फोर्सेस एक्टिंग हैं वहाँ एफ नेट टुवर्ड्स मीन पोजीशन सॉल्व करना होता है. और सॉल्व करने के बाद अगर आपका आंसर ये आता है कि ये एफ रिस्टोरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, देन इट इज़ ए केस ऑफ SHM. और अगर नहीं है तो फिर ये SHM नहीं है. ठीक है, तो ये बात एज रिजल्ट ध्यान रखनी है दैट द केस ऑफ ऑसिलेशन इन विच restoring force is directly proportional to displacement x from mean position is known as SHM. हमें अपने टॉपिक में
हार्मोनिक ऑसिलेशंस को ही डिस्कस करना है, ठीक है। लेकिन ये पहली एक बेसिक बात आपने समझनी है। सो ये बहुत कॉमन सा एक केस कि हमें कोई फिज़िक्स का कहीं से भी कोई केस दे दिया जाएगा, जैसे ग्रेविटेशन की भी मैंने बात की थी रिंग की, तो एक रिंग के सेंटर पर एक पार्टिकल को ऑसिलेट करा, मतलब डिस्टर्ब करके छोड़ते हैं तो ऑसिलेट होता है, लेकिन उस ऑसिलेशन का आप टाइम पीरियड ढूंढिए, उस ऑसिलेशन के लिए चेक करें SHM है या नहीं है। तो अगर वो SHM है तो एक ऐसा फंक्शन बनेगा, तो उसमें जब आप एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स बनाएंगे तो x का जो भी कोफिशिएंट आएगा वो कोफिशिएंट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा k, हम डिनोट कर रहे हैं k से उसको, उस k से आपको टाइम पीरियड पता चलेगा, क्योंकि k जो है वो क्या है, m ओमेगा स्क्वायर, k इज m ओमेगा स्क्वायर। m क्या है, पार्टिकल, ऑसिलेटिंग पार्टिकल का मास, k इज m ओमेगा स्क्वायर, सो k अपॉन m इज ओमेगा स्क्वायर। ये भी समझें, जैसे आपने ओमेगा t को बोल दिया ना फेज, तो ये ओमेगा क्या है ऑसिलेशन के अंदर, इसको बोल देते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी और 2 पाई बाय ओमेगा इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो यहाँ से ओमेगा सॉल्व होता है √k अपॉन m, जिससे टाइम पीरियड सॉल्व होता है 2 पाई √m अपॉन k, √m अपॉन k। और बिल्कुल इसके पैरेलल अगर हम बात करेंगे एंगुलर ऑसिलेशंस की, तो एंगुलर ऑसिलेशन में एट एनी थीटा रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, क्योंकि रोटेशन में फोर्स का सिमिलर क्या है, टॉर्क। तो उस ऑसिलेशन में जहां टॉर्क रिस्टोरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होगा तो वो SHM होगा। यानी इन केस ऑफ एंगुलर SHM, in case of angular SHM, torque restoring is minus c theta, where c is the, अब वहां बोल देते हैं, देखो फोर्स का सिमिलर वहां टॉर्क है ना, तो फोर्स कांस्टेंट वर्ड ना यूज करके वहां बोलते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट, वेयर c is कांस्टेंट, या कह सकते हैं स्प्रिंग फैक्टर, या बोल देते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट। तो C, देखो मास के सिमिलर रोटेशन में क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो व्हाट इज C, वेयर C इज, जैसे ये क्या है m ओमेगा स्क्वायर, तो यहां बोलते हैं I ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा यहां भी टाइम पीरियड को रिलेट करने वाली जो क्वांटिटी है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहां से ओमेगा सॉल्व होता है C अपॉन I अंडर रूट, जिससे अगर यहां टाइम पीरियड लिखना होगा तो ये टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट I अपॉन C। तो हमें यही एक पहला पॉइंट थोड़ा समझना है। हमें कोई भी केस फिज़िक्स में से कहीं से भी उठा के दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप इस केस में एनालाइज करें कि ये SHM है या नहीं है, और अगर ये SHM है तो फिर इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो आपने हर उस केस में जो आपको दिया जाएगा, आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से एट एनी x इमेजिन करके क्या क्या फोर्सेस एक्ट होनी है वो ढूंढनी है। एंगुलर SHM है तो क्या क्या टॉर्क है वो ढूंढना है, और फिर एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क अगर सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, जिसमें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है। जैसे मान लो आप टॉर्क का एक्सप्रेशन बनाओ, थीटा की जगह आ जाए वहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, थीटा स्क्वायर, ऐसा कुछ भी आ जाए, तो टॉर्क रिस्टोरिंग के एक्सप्रेशन में थीटा आएगा, ओनली थीटा, तो ही वो SHM होगा, और कुछ आएगा तो SHM नहीं होगा। ऐसे इस F रिस्टोरिंग में x की जगह x स्क्वायर आ जाए, x क्यूब आ जाए, √x आ जाए,
तो वो SHM नहीं है। x की पावर 1 होना चाहिए, f restoring should be directly proportional to x, and once it is confirmed कि वो SHM है, then you know this constant k, तो k से डायरेक्ट टाइम पीरियड आ जाएगा। once you know what is the constant c, तो उससे टाइम पीरियड आ जाएगा। तो हमें यही पॉइंट पर हमें वेरियस एग्जांपल्स जो है दिए जाते हैं, और हम भी पहले इसमें फर्दर और डिस्कशन करने से पहले ये जो फंक्शन हमारे बन गए, इनको यूज़ करते हुए हमें केसेस कुछ डिस्कस करने हैं। तो इवन जो 12th सिलेबस हमारा होता है वहाँ भी ये सब केसेस की बात हो सकती है, बट अभी हम जितना 11th में पढ़ा है, 11th के टॉपिक्स जो पढ़े हैं उनमें से ही केसेस डिस्कस करेंगे। लेकिन आप इन एग्जांपल्स की हेल्प से समझें, कोई भी केस बना के दिया जाए उसको डील किया जा सकता है। जैसे ग्रेविटेशन टॉपिक की बात कर लेते हैं, जो हमारे पास हमने किया हुआ है। अभी रिंग का केस डिस्कस हो रहा था। एक रिंग है ये, इस रिंग ऑफ मास m, रेडियस r, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रिंग है, एक्सिस ऑफ रिंग। तो इस एक्सिस पर सेंटर से x डिस्टेंस अवे एक पार्टिकल ऑफ मास से m0 हम रिलीज करते हैं, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि रिलीज करते ही पार्टिकल इस पर ऑसिलेट हो रहा है, पार्टिकल इस पर ऑसिलेट हो रहा है, और उस ऑसिलेशन के लिए क्या हम कह सकते हैं कि वो SHM है, और अगर है तो टाइम पीरियड क्या है। तो इस x पर m0 पर जो फोर्स लगती है वो इस रिंग के फील्ड की फोर्स लगती है। अब एक रिंग के फील्ड में एक्सिस के किसी पॉइंट पर क्या इंटेंसिटी है, अगर वो E है तो F रिस्टोरिंग होगी m0 इंटू E। मैं खाली मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूँ, F रिस्टोरिंग टुवर्ड्स मेन पोजीशन है, वो चीज़ तो क्लियर है हमें। अब मैं SHM है नहीं वो कंफर्म कर रहा हूँ, तो मुझे मैग्नीट्यूड देखना है उसका। तो m0 इंटू इंटेंसिटी ऑफ रिंग, व्हाट इज दिस? E इज द इंटेंसिटी ऑफ रिंग। अब एक रिंग के एक्सिस पर एट एनी x अवे फ्रॉम सेंटर क्या इंटेंसिटी है, तो वो आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा हुआ है। अब वो आपको याद रखनी पड़ेगी सारी बात, वो आपने पढ़ा है वहाँ पर कि Gm, m इज मास ऑफ रिंग, x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। तो इस E को यहाँ पुट करें तो F रिस्टोरिंग का एक्सप्रेशन बनता है Gm m0 x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। और इस एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर में x है तो डिनोमिनेटर में भी x है। इस एक्सप्रेशन को अगर हम चेक करें तो हमें ये पता लगता है कि F रिस्टोरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x नहीं है। x को छोड़ करके बाकी सब कुछ एक कांस्टेंट बनना चाहिए, जबकि x को छोड़ करके बाकी जो सब है उसमें भी x आ रहा है। आप समझे इस एग्जांपल से कि हमें कैसे ये सब बात चेक करनी है। एट एनी x, देखो केस तो वही दिया जाएगा जो ऑसिलेशन तो है ही है, तो रिस्टोरिंग की डायरेक्शन वाइज तो बात हमेशा सेटिस्फाइड मिलेगी कि वो टुवर्ड्स मीन है। अब मैग्नीट्यूड ही चेक करना है, तो जिस भी x पर आप उस पार्टिकल को इमेजिन करते हैं उस x पर लगने वाली फोर्सेस देखनी है। अब यहाँ तो E का एक्सप्रेशन हमारा डिराइव्ड रहता है, तो वो E हमने पुट कर दिया और E पुट करके हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनता है। तो यहाँ से हम बोलते हैं कि F रिस्टोरिंग इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, सो इट इज़ नॉट ए केस ऑफ SHM। दिस ऑसिलेशन इज नॉट ए केस ऑफ SHM। लेकिन अगर ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड वेरी स्मॉल हो जाए एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द रिंग, जैसे रेडियस है मान लो 1 मीटर और एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है 2 mm, 1 mm, so that 1 mm, 2 mm is very small compared to 1 meter radius.
जिससे डिनोमिनेटर में देखो, जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वही वेरी स्मॉल है, तो एट एनी एक्स बात करें तो स्मॉल ही होना एक्स को, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक बड़ी चीज़ में एक छोटी चीज़ का एडिशन करते हैं या इवन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसमें कुछ चेंज मेजर नहीं आता है। यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बी अप्रॉक्सीमेटली आर स्क्वायर if x is very very less compared to r। ठीक है, तो इस कंडीशन की सिचुएशन में जो एक्सप्रेशन ऑफ एफ रिस्टोरिंग होगा वो आपके पास जी एम नॉट अपॉन, यहाँ आर स्क्वायर पुट किया तो आर क्यूब एक्स हो जाएगा। तो अब ये केस है जिसमें ये एक कांस्टेंट है। सो इस पार्टिकल के ऑसिलेशंस अलोंग द एक्सिस अंडर वन कंडीशन एसएचएम होंगे, और वो कंडीशन ये होगी कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है इट शुड बी वेरी स्मॉल कंपेयर टू रेडियस ऑफ द रिंग। अगर वो लार्ज है, अब ये कभी कभी ना ऐसा पूछते हैं कि हमने इसको जहाँ से रिलीज़ किया वो डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ रिंग था या समटाइम्स मोर देन रेडियस ऑफ रिंग था, 2r था, तो क्या होगा, तो वो ऑसिलेशन होगा बट वो एसएचएम नहीं होगा। एसएचएम होने के लिए हमारे पास ये कंडीशन बनी कि एम्पलीट्यूड शुड बी वेरी स्मॉल कंपेयर टू रेडियस ऑफ रिंग। ये कुछ ना हमें याद नहीं करना है, आप खाली समझें बात को। हमें कोई भी केस बना के दिया था फिजिक्स के अंदर तो हर केस हम याद नहीं कर सकते हैं, हमें एक सारी बात समझनी है और जैसा भी केस होगा हम उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जब ये कंफर्म हो गया कि एसएचएम है, देन इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के लिए इट इज 2 पाई अंडर रूट मास ऑफ पार्टिकल, वो क्या है, वो तो एम नॉट ही है, अपॉन कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट, वो ये है, तो जी एम नॉट और ये है आर क्यूब। एम नॉट कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ गया 2 पाई आर क्यूब अपॉन जी एम। ठीक है, ग्रेविटेशन में ही एक एग्जाम्पल है जिसमें जैसे सॉलिड स्फेयर में जैसे बहुत कॉमन ऐसा बोलते हैं अर्थ है सॉलिड स्फेयर, तो इसमें डायमीटर ऑफ अर्थ के अलोंग एक टनल बना दी गई लाइक दिस। इस तरह से ये एक टनल है, और ये सेंटर ऑफ द स्फेयर। तो सेंटर पर इस स्फेयर की इंटेंसिटी 0 होती है, लेकिन सेंटर से ऑन आइदर साइड इंटेंसिटी की डायरेक्शन टूवर्ड सेंटर होती है। यानी एनी पार्टिकल व्हेन रिलीज्ड इन दिस टनल एट सम डिस्टेंस x अवे फ्रॉम द सेंटर इट इज पुल्ड टूवर्ड सेंटर, और सेंटर पर फोर्स 0 हो जाती है तो ये उसको क्रॉस कर जाता है। यानी इस टनल में किसी पार्टिकल को रिलीज कर देने से वो पार्टिकल सेंटर ऑफ स्फीयर के अबाउट इन द टनल ऑसिलेशन शो करता है। तो आप चेक करें कि ये ऑसिलेशन एसएचएम है या नहीं है, और अगर है तो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम क्या है। तो एफ रिस्टोरिंग चेक करना है। एफ रिस्टोरिंग क्या आएगा, आप एट एनी एक्स आप पार्टिकल इमेजिन कर लें एम नॉट, तो ये एम नॉट ई आएगा। नाउ व्हाट इज ई, देखो एक्सप्रेशन ऑफ ई अब आपको आने चाहिए।
एक सॉलिड स्फीयर में आपने ऐसा पढ़ा था कि E जो है वो gm/r³ x है when x is less than r. m is mass of sphere, r is radius of sphere. और ये E gm/x² है अगर x ग्रेटर देन r है। ठीक है, तो हम तो खैर अभी इनसाइड ही बात कर रहे हैं, इनसाइड ही ऑसिलेशन की बात हो रही है, तो खाली ये पहला केस लगेगा। तो हम यहाँ E पुट करते हैं, तो ये m m0/r³ x ही बनता है। सो इन दी स्फीयर हम कोई भी x की वैल्यू ले लें, ये बात सेटिस्फाइड रहेगी और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x ही है। आप ये समझें यहाँ पर कि अगर मैं इस पार्टिकल को इस टनल के बाहर यहाँ से छोड़ दूँ तो भी इसने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होना है, क्योंकि E की डायरेक्शन आउटसाइड द स्फीयर भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर होती है। ठीक है, तो ऑसिलेशन तब भी करेगा, लेकिन आउटसाइड से रिलीज़ किया तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x नहीं है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x नहीं आएगा। तो एज कंडीशन ऑसिलेशन SHM तब तक ही है जब तक एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन रेडियस ऑफ स्फीयर के इक्वल या उससे लेस है, क्योंकि उससे ज़्यादा होने पर भी ऑसिलेशन होगा, लेकिन ज़्यादा होने पर फिर F रिस्टोरिंग इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बन जाने के बाद तो यहाँ भी यही बना था, ये सेम है दोनों, तो टाइम पीरियड फिर से यही आ जाएगा। टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन ये कांस्टेंट है k, बाय चांस जो पिछला केस किया है ना वो भी सेम बन गया था, तो वो एक्सप्रेशन सेम आ जाएगा। अगर ये सेम नहीं बनता तो हम दोबारा से लिखते 2π√m0/k। और क्योंकि बहुत बारी अर्थ का केस दिया जाता है, इफ़ m अगर ये अर्थ है तो इफ़ स्फीयर इज अर्थ, ऐसा कभी दिया जाएगा, तो अर्थ के केस में स्मॉल g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। तो बहुत बार अर्थ का एग्जांपल दे करके इस स्मॉल g की टर्म्स में हमसे आंसर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से ये स्मॉल g gm/r², तो इस एक्सप्रेशन में gm/r³ में gm/r² को g लिख लिया जाता है, यानी यहाँ पर m0 g/rx बन जाएगा, जिससे जब टाइम पीरियड बनाओगे तो ये 2π√r/g बनेगा। यहाँ से ये k है, तो इससे सॉल्व करोगे तो ये बनेगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी केस आपको दिया जाता है और उसमें आपने ऑसिलेशन की सारी बात कंसीडर करके SHM है या नहीं है वो ढूंढना और फिर उससे टाइम पीरियड को रिलेट करना। जैसे बहुत कॉमन स्प्रिंग के साथ अटैच कोई अरेंजमेंट। अब एक फॉर स्प्रिंग, अब इलास्टिसिटी भी आपने पढ़ा हुआ है, AY/L, इसको हम K बोलते हैं स्प्रिंग में, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो एक इस तरह से एग्जांपल देखें कि ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहाँ एक स्प्रिंग के साथ ये एक ब्लॉक M अटैच्ड है। स्प्रिंग हैज कांस्टेंट K, स्प्रिंग कांस्टेंट। इस पोजीशन में अगर ये
लाइंग एट रेस्ट है, तो स्प्रिंग में कोई भी इलॉन्गेशन नहीं है, कोई भी कंप्रेशन नहीं है, स्प्रिंग इज एट नेचुरल लेंथ। आप इस एम को ऑन आइदर साइड मूव कराएं तो स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स आती है विच इज़ के एक्स। के यहाँ पर इसका अपना कोई कांस्टेंट है। सो फॉर SHM जो एक्सप्रेशन ऑफ F बनता है एट एनी x, जो F रिस्टोरिंग है वो है kx। ये k की एक अलग वैल्यू है, हम SHM में भी उसको k बोल रहे हैं, वो हर k केस टू केस बदलता है। इस केस में जो k आ रहा है वो AY/L, हमें बहुत बार k डायरेक्टली दिया तो k की टर्म्स में बात करेंगे हम, तो वही k जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वही हमारे इस ऑसिलेशन में फोर्स कांस्टेंट बन रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट ऑसिलेट हो रहा है उस m की टर्म्स में ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 2π√m/k होगा। अच्छा, स्प्रिंग के केस में ये अंडरस्टूड ही होता है, वैसे हमने इलास्टिसिटी में बात पढ़ रखी है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन से डेराइव होता है ये, और स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एक लिमिट तक ही है, यानी एक लिमिट तक ही ये बात वैलिड रहती है। बट व्हेन वी यूज द टर्म स्प्रिंग तो वो अंडरस्टूड रहता है कि हम उसी लिमिट में डील कर रहे हैं, यानी ये भी ऑसिलेशन एक लिमिटिंग केस है। लेकिन यहाँ ये है कि यहाँ आप उससे ज़्यादा एक्स पे जाएंगे ना तो स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स ही शायद ख़त्म हो जाए, इसलिए यहाँ स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स जितने एक्स तक रहती है उतने एक्स तक ही डिस्कस होता है। तो यहाँ कोई कंडीशन नहीं पूछता है कि ऑन डिस्प्लेसमेंट कोई कंडीशन है क्या, क्योंकि हम उस डिस्प्लेसमेंट को जाएंगे नहीं ना कि जहाँ ये स्प्रिंग में इलास्टिक नेचर ही ख़त्म हो जाए। तो इलास्टिक लिमिट जो हमारे पास है उसके अंदर तो रहना आपने को, तो उसमें ये केस वैलिड रहता है। लेकिन इस ब्लॉक स्प्रिंग के केस में एक समझने वाली बात और भी है, वो ये कि अभी हमने केस लिया जिसमें ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे था, लेकिन मान लो कि ये वर्टिकली सस्पेंडेड है विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग लाइक दिस। तो अभी इक्विलिब्रियम में ये है इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम जो ये mg है ये किसी के x0 से बैलेंस्ड है, यानी इक्विलिब्रियम सिचुएशन में ही स्प्रिंग में कुछ इलॉन्गेशन है, तो ऑसिलेशन इसके ही अबाउट होना है, और यहां से x काउंट होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो इस पोजीशन पर व्हाट इज एफ नेट जो टुवर्ड सेंटर एक्ट हो रही है, इस पोजीशन में इक्विलिब्रियम पोजीशन में mg नीचे था kx0 ऊपर था, बट इस पोजीशन में भी mg तो नीचे है लेकिन kx0 प्लस x हो गया है अब, विच मीन्स वो नेट फोर्स जो टुवर्ड्स मीन पोजीशन है वो क्या है, वो kx0 प्लस x माइनस mg है। बट एज kx0 इज mg तो f रिस्टोरिंग यहां से kx0 माइनस mg 0 हो जाएगा, f रिस्टोरिंग kx ही आता है, यानी इक्विलिब्रियम से हमने जो x उसको डिस्प्लेस किया, पहले क्या बैलेंस था उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी ये बात हमें समझनी है कि स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड मास चाहे वो हॉरिजॉन्टल आप ऐसा केस लें या आप वर्टिकली सस्पेंडेड केस लें, बोथ केसेस ऑफ ऑसिलेशन आर सिमिलर, लेकिन डिफरेंस ये है कि इस केस में मीन पोजीशन पर स्प्रिंग वाज एट नेचुरल लेंथ, इस केस में मीन पोजीशन पर ही ऑलरेडी कोई स्ट्रेच था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है
as far as oscillation is concerned, time period of oscillation वही है 2 पाई रूट m बाई के। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे हम इस स्प्रिंग पास अरेंजमेंट को किसी लिफ्ट में ले लें और लिफ्ट के रूफ से सस्पेंडेड है वो, और लिफ्ट जो है अप या डाउन एक्सेलरेट हो रही है, तो उससे जो उसका वेट mg है इट विल चेंज टू mg डैश। तो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं कि लिफ्ट रेस्ट में थी और ये ऑसिलेट हो रहा था, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कुछ था। अब लिफ्ट डाउन एक्सेलरेट हो रही विद सम a, तो अब टाइम पीरियड क्या होगा? तो आंसर है टाइम पीरियड अभी भी वही होगा, क्योंकि टाइम पीरियड g डिपेंडेंट ही नहीं था। आपने लिफ्ट को एक्सेलरेट दे करके वेट रियल को एपरेंट में कन्वर्ट कर दिया, तो वेट से खाली इक्विलिब्रियम पोजीशन डिसाइड हो रही है। ऑसिलेशन के टाइम पीरियड में तो उस वेट का कुछ काम ही नहीं, जी का काम ही नहीं। तो इस तरह से आपको पूछते हैं, आपको ये बात समझनी है कि एक स्प्रिंग मास इस तरह के अरेंजमेंट में जिसमें स्प्रिंग का एक एंड फिक्स है और दूसरे एंड से वो ब्लॉक अटैच है। स्प्रिंग में ना बड़े सारे केस बन सकते हैं ऑसिलेशन के, ये एंड यहाँ भी कोई मास हो सकता है, दोनों मास ऑसिलेट हो सकते हैं, बड़े सारे केस बन सकते हैं। तो ये हम उस केस को डिस्कस कर रहे हैं जहाँ एक एंड फिक्स है और दूसरे एंड से मास अटैच है, कॉमनली नोन एज स्प्रिंग मास ऑसिलेटर। तो एक स्प्रिंग मास ऑसिलेटर में चाहे आप ऐसा केस दें चाहे आप ऐसा केस दें, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 पाई रूट m बाई के। देन व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे कभी केस बनाते हैं कि हम सैटेलाइट में हैं, अब सैटेलाइट में एपरेंट वेट 0 होता है, तो सैटेलाइट में अगर ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो इक्विलिब्रियम पर ही कोई इलोंगेशन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ g है ही नहीं। व्हेन mg is 0 देन व्हाई स्प्रिंग विल इलोंगेट? तो एक सैटेलाइट में केस ऐसा ही होगा कि इन द इक्विलिब्रियम देयर इज नो स्ट्रेच, ना इलोंगेशन है ना कंप्रेशन है, और आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, एट एनी एक्स ले आके उसको रिलीज किया, तो ऑसिलेशन अबाउट मीन पोजीशन होना है, और वो ऑसिलेशन में रिस्टोरिंग फोर्स दिस k टाइम्स x ही होनी है। तो टाइम पीरियड 2 पाई रूट m बाई के होना है। मतलब आप इस केस से ये भी समझें, आपको जैसे यहाँ पर यही केस ऐसे बना के दे दिया जाता है कि ये इंक्लाइंड प्लेन और इस तरह से ये स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल था, तो mg का कोई कंपोनेंट पैरेलल टू सरफेस था ही नहीं, बट अभी तो mg का कंपोनेंट mg साइन थीटा, तो mg साइन थीटा इसको इलोंगेट करा देगा, यानी इक्विलिब्रियम में कोई स्ट्रेच होगा। तो उस इक्विलिब्रियम के अबाउट ऑसिलेट कराया तो टाइम पीरियड यही आएगा, क्योंकि इनिशियल इक्विलिब्रियम जो mg साइन थीटा इक्वल टू kx नॉट आने वाली है, उसका ऑसिलेशन में कोई रोल नहीं है। तो एक स्प्रिंग मास अरेंजमेंट में टाइम पीरियड पर क्वेश्चन, ये कॉमन क्वेश्चन है, और यहाँ वेट को चेंज करने के कितने मेथड्स पढ़ चुके हैं आप। जैसे मैंने कहा कि इसको लिफ्ट में ले जाओ, इसको सैटेलाइट में ले जाओ, इस ऑब्जेक्ट को ड्यूरिंग ऑसिलेशन किसी लिक्विड में इमर्स कर दो, लिक्विड में इमर्स करने से भी ड्यू टू बॉयंट फोर्स वेट चेंज हो जाता है। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे कि हमने एक बार उसको एयर में ही ऑसिलेट कराया, सेकेंड टाइम उसको वाटर में इमर्स कर दिया, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ऑसिलेशन? तो आंसर है कि मीन पोजीशन विल बी मॉडिफाइड। अगर आपने एपरेंट वेट कम कर दिया है तो मीन पोजीशन जहां पहले पोजीशन थी वो थोड़ी ऊपर हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इवन ऐसा भी केस दे दिया जाए जिसमें इलोंगेशन की बजाय, जैसे ये लोअर एंड फिक्स कर दिया और इस तरह से ये ब्लॉक रखा हुआ,
तो अभी इक्विलिब्रियम में कंप्रेशन है बजाय इलॉन्गेशन के। तो ये पॉइंट आप समझें कि उस तरह के स्प्रिंग मास ऑसिलेटर में जिसमें स्प्रिंग का एक एंड फिक्स रहता है और दूसरे एंड के साथ एम अटैच रहता है, तो डिपेंडिंग ऑन द वेट इक्विलिब्रियम पोजीशन डिसाइड होती है। वेट का कंपोनेंट लाइन ऑफ ऑसिलेशन में अगर कुछ है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में कंप्रेशन इलॉन्गेशन होने की पॉसिबिलिटी है। हो सकता है वेट का कोई कंपोनेंट नहीं है तो कुछ नहीं होगा। वेट के अलावा भी कोई और कांस्टेंट फोर्स कभी दी जा सकती है, ठीक है। जैसे हम सूडो फोर्स एम ले रहे हैं तो एम जी के साथ एम ए वो भी तो आ गया ना। अब वो दूसरी फोर्स जो जिसका नाम एम ए है उसका नाम बॉयंट फोर्स हो सकता है, उसका नाम कुछ और फोर्स हो सकता है। एम जी के एडिशन में और कोई भी कांस्टेंट फोर्स आ गई तो उससे मीन पोजीशन चेंज हो जाएगी, उससे वेट के साथ वो फोर्स आकर के उस वेट रियल को एपरेंट वेट में कन्वर्ट कर देगी। लेकिन ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 2 पाई रूट m/k होना है, ठीक है।